A very good noon to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching परचम। कल शाम को ही मिले थे, आज वापस मिल रहे हैं। कल मिले थे हम मंथली सीए सेशन के लिए और आज हमें कवर करना है डेली सीए फॉर 3rd of April 2024। सो देख लें आज की तिथि क्या है नेशनल कैलेंडर साग कैलेंडर के हिसाब से। वही चैत्र महीना चल रहा है जो काफ़ी दिनों से चल रहा है। वही कृष्ण पक्ष है यानी चांद अभी भी रिड्यूसिंग मूड में है, धीरे धीरे मैं छोटा होता जाऊँगा आपके लिए। और आज है नवमी, सो कुछ इस तरह का मून हमको विजिबल होगा। कल जिन बच्चों को नहीं पता, कल 8 o'clock आपके लिए एक सेशन प्रीमियर किया गया था, मंथली करंट अफेयर रिवीजन सेशन, जिसमें हमने 75 टॉप एमसीक्यूज और भी बहुत सारे पॉइंटर्स विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन कवर किए हैं। निमोनिक्स का भरपूर इस्तेमाल करते हुए मैंने कोशिश की आपको चीज़ें याद करवाने की। अगर ये सेशन नहीं देखा है तो मंथली प्लेलिस्ट है 2024 की, वहाँ जाके आप देख सकते हो। और आज से आपके डिटेल जो कॉम्प्रिहेंसिव मंथली सेशंस होते हैं अलग अलग सेगमेंट में जो हम लेते हैं वो संदीप सर लेना शुरू कर देंगे। वो भी रात को 8 बजे ही आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आता तो प्लीज़ जाकर के खुद से चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन हम डालते हैं, मतलब मैसेज डालेंगे आपको, यूट्यूब कम्युनिटी पे डालेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, लेकिन जो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन यूट्यूब का आता है अगर आपने बेल आइकन दबा रखा होगा वो हो सकता है 4th वीडियो का न मिले आपको। चलिए जी, सो कल वाला जो डेली सीए सेशन था उसमें जाते जाते क्वेश्चन किया गया था, आंसर डिस्कस करें। काफ़ी सारे जीआई टैग्स थे जो कल हमने डिस्कस किए थे। आई एम आस्किंग कि ये 4 पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सा असम स्टेट से एसोसिएटेड है। इनमें से कौन सा जीआई टैग है जो असम स्टेट के लिए रजिस्टर किया गया है। तो सारथेबाड़ी मेटल क्राफ्ट, आसमान वाला हमारे साथ है बिल्कुल। लाल भरवा मिर्च नहीं, ये कहाँ से थी, यूपी से थी। लड़नई पोट्री, लड़नई बादल आएंगे, है ना। लड़नई पोट्री मेघालय से थी। और पानी मटका क्राफ्ट, आसमान से सीधे मटके भर भर के पानी बरस रहा है। ऐसे करके हमने ये 1 और 4 याद किए थे। सो ओनली 1 and 4, ए विल बी द राइट आंसर। देन सेशन के दौरान आई हैड आस्क्ड यू सम क्वेश्चंस। सो कल हमने ऑटिज्म डे, इंटरनेशनल ऑटिज्म डे या वर्ल्ड ऑटिज्म डे पढ़ा था और तब मैंने आपसे पूछा था डाउन सिंड्रोम डे कब आता है। मार्च में पढ़ चुके हैं। सो 21 यानी 21 of March को डाउन सिंड्रोम आता है। एक किस से हमने याद किया था, डाउन सिंड्रोम वाले एक बच्चे को हम एक किस दे रहे हैं, रिमेंबर। चलिए, देन हम आरबीआई के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने पूछा था कि सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे क्या फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। हाँ जी वही थे, क्योंकि पीपीटी में ही पढ़ लिया था ये हमने आगे। देन आई हैड आस्क्ड यू फर्स्ट, ये मैंने पूछा नहीं था, ये एडिशनल इन्फो तोरशा नंदी ने लिख दी है कि सीडी देशमुख जो थे वो पहले इंडियन गवर्नर थे आरबीआई के, ठीक है। ये ओवरऑल गवर्नर पहले थे और ये इंडियन गवर्नर थे। बस यही क्वेश्चन मैंने पूछे थे कल, बहुत ज़्यादा डिस्कशन क्वेश्चंस का आपके लिए नहीं छोड़ा गया था। शुरू करेंगे आज की करंट अफेयर की डिस्कशन के साथ में। और सबसे पहले नेशनल मैरीटाइम वीक की बात करेंगे। जो हम मर्चेंट नेवी बोलते हैं ना, उस मर्चेंट नेवी के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए नेशनल मैरीटाइम वीक ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि नेशनल मैरीटाइम डे अभी नहीं है। नेशनल मैरीटाइम डे आएगा 5th of April को। कब आएगा मर्चेंट नेवी डे या नेशनल मैरीटाइम डे? 5th of April को आएगा, जब ये वीक ओवर होगा। ये जो सेलिब्रेशन है पूरे एक हफ्ते के, ये ओवर होंगे। यहाँ पे एक और चीज़ देखिएगा कि जो डेट है कई जगह पे आपको 29 मार्च से 5th अप्रैल तक देखने को मिलेगी कि जो नेशनल मैरीटाइम वीक है वो 29 मार्च से 5th अप्रैल तक मनाया गया। पीआईबी में भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो राइट डेट है अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग वाटरवेज से उठाएंगे तो 30 मार्च से 5th अप्रैल हर साल ये ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो डेट हालांकि वीक की पूछी नहीं जाती एग्जाम में यूजली, पर आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। सो नेशनल मैरीटाइम वीक, जिसको हम मर्चेंट नेवी वीक भी बोलते हैं, 30 मार्च को शुरू हुआ था, 5 अप्रैल तक चलेगा। 5 अप्रैल को जब ये कंक्लूड होगा तब हम नेशनल मैरीटाइम डे मना रहे होंगे, ठीक है जी। चलिए, थीम क्या है इस पूरे वीक की? सस्टेनेबल शिपिंग अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। तो शिपिंग में सस्टेनेबिलिटी हमको लेकर के आनी है। नेशनल मैरीटाइम डे 5th of April को आता है, उसी से एक हफ्ते पहले ये पूरे सेलिब्रेशन चालू हो जाते हैं। तो नेशनल मैरीटाइम डे की इंपॉर्टेंस देखते हैं। इस बार 61st एडिशन है। सो नेशनल मैरीटाइम डे, लाइक आई वाज टेलिंग यू, इज ऑब्जर्व्ड ऑन 5th of April. Why 5th of April? Because on this date in 1919 में, वही साल जब जलियांवाला बाग मैसेकर भी हुआ था। सो 5th of April 1919 में हमारी फर्स्ट इंडियन वेसल विद द नेम SS लॉयल्टी, विच वॉज ओन्ड बाय MS सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी, टुक इट्स फर्स्ट जर्नी फ्रॉम मुंबई टू लंदन। तो मुंबई से लंदन हमारी पहली इंडियन शिप जो है या वेसल है वो गई थी,
ठीक है, और इसीलिए हम इसको नेशनल मैरीटाइम डे की तरह ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो जो भी लोग हैं हमारे मैरीटाइम इंडस्ट्री से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स जो भी हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने के लिए इस पूरे वीक को ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। सो नेशनल मैरीटाइम वीक, नेशनल मैरीटाइम डे या फिर मर्चेंट नेवी वीक, मर्चेंट नेवी डे। क्लियर है? ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे। अब हम आते हैं, क्योंकि मर्चेंट नेवी की बात कर रहे हैं, तो चलिए अब हम मिलिट्री न्यूज़ पे आ जाते हैं। एक मिलिट्री एक्सरसाइज है एयरफोर्स से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? एयरफोर्स से रिलेटेड। इंडियन एयरफोर्स बिगिंस 10-day गगन शक्ति वॉर एक्सरसाइज। इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी एक्सरसाइज जो कंडक्ट की जाती है, हर 5 साल में कंडक्ट होती है, गगन शक्ति। देखो याद रखना सिंपल है ना, गगन यानी आसमान है, और आसमान में तो एयरफोर्स ही उड़ेगी, ठीक है। तो गगन शक्ति कौन सी आर्म्ड फोर्स है जो कंडक्ट करवाती है? इंडियन एयरफोर्स करवाती है। 10 दिन की एक्सरसाइज है, April 1 से लेके April 10 तक ये चलने वाली है। शुरू कहाँ हुई है? पोखरन, राजस्थान, जैसलमेर के अंदर पोखरन रेंज पे इसको शुरू किया गया है। लेकिन जो भी वेस्टर्न फ्रंटियर्स और नॉर्दर्न फ्रंटियर्स में जो भी एयरफोर्स की कमांड है, वहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। सो इंडियन एयरफोर्स की गगन शक्ति 2024 10 दिन की मेगा एक्सरसाइज है। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? उसकी शुरुआत हुई है पोखरन फील्ड रेंज इन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान से। नाउ इंडियन एयरफोर्स, लाइक आई टोल्ड यू, उसकी सबसे बड़ी ये एक्सरसाइज है। इट इज़ कंडक्टेड एवरी 5 years। ये ना एनुअल है ना बाइनियल है, इट इज़ हेल्ड इन एवरी 5 years। लास्ट कब हुई थी? 2018 इट वॉज कंडक्टेड लास्ट। ओके, देन व्हाट एल्स? बस। नाउ इंडियन आर्मी कंडक्ट इसको इंडियन एयरफोर्स करती है, लेकिन इंडियन आर्मी लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, बिकॉज इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करने के लिए लैंड पे भी तो आपको रिसोर्सेज मैनेज करने पड़ेंगे। उसमें कौन हेल्प करेगी? इंडियन आर्मी करेगी। क्लियर? सो फार सो गुड? ओके। सिंस हम इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहे हैं, लेट अस सी सम स्टैटिक्स रिलेटेड टू इट। इंडियन एयरफोर्स का इस्टेब्लिशमेंट ऑफिशियली कब होता है? 8 October 1932, और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स डे हम कब मनाते हैं? 8 October को मनाते हैं। मोटो क्या है इंडियन एयरफोर्स का? टच द स्काई विथ ग्लोरी, जो कि भगवद गीता से लिया गया है। अभी जो करंट एयर चीफ हैं वो हैं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जी, विवेक राम चौधरी जी इसको अभी लीड कर रहे हैं। चलिए मुझे बता दीजिए, आर्मी एंड नेवी के हेड्स कौन हैं, यानी उनको कौन लीड कर रहे हैं, और उनका आर्मी डे और नेवी डे भी बता दीजिए, ठीक है। इन दोनों के हेड्स एंड डेज यू विल हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगली न्यूज़ पे मूव करते हैं, स्पोर्ट्स सेक्शन। धोनी जी ने अपने लिए 2 रिकॉर्ड और दर्ज कर लिए हैं। सो MS धोनी हैज़ बिकम द फर्स्ट विकेट कीपर अक्रॉस द ग्लोब इन T20 फॉर्मेट टू कंप्लीट 300 डिसमिसल्स, ठीक है। सो दुनिया में पहले ऐसे विकेट कीपर जिन्होंने T20 फॉर्मेट में 300 विकेट, जैसे हम स्पोर्ट की भाषा में बोले तो 300 विकेट चटकाए 300 विकेट लेने वाले MS धोनी बन जाते हैं पहले विकेट कीपर T20 फॉर्मेट में 300 विकेट्स लेने वाले, ठीक है। तो ये टर्म्स ध्यान रखनी पड़ेंगी। T20 क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले विकेट कीपर, ओके, MS धोनी बन गए हैं। और इसी के साथ साथ एक और इन्होंने अपने नाम रिकॉर्ड बनाया है, उससे पहले हम लाइन बाय लाइन चलते हैं। MS धोनी becomes the first wicket keeper to complete 300 dismissals in T20 cricket. Okay, fine. Now, he had this record made against Delhi Capitals. So he plays for चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग के विकेट कीपर है, और इनका मैच चल रहा था दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट इन IPL, और उसके अंदर इन्होंने कीर्तिमान बनाया। एट द सेम टाइम ही हैज़ ऑल्सो बिकम द फर्स्ट इंडियन विकेट कीपर टू स्कोर 7000 रन इन T20। तो ओवरऑल विकेट कीपर जिन्होंने T20 में 300 रन्स लिए, एंड इंडियन विकेट कीपर जिन्होंने 7000 रन्स बना लिए हैं T20 फॉर्मेट के मैचेस में, वो दोनों MS धोनी हो गए हैं, ठीक है। क्लियर हो गई दोनों न्यूज़ में। यहाँ पे इंडियन विकेट कीपर आएगा, ठीक है, 7000 रन की अगर हम बात करेंगे तो, और अदरवाइज 300 विकेट। मोस्ट डिसमिसल बाय अ विकेट कीपर इन T20, तो पहला तो MS धोनी का नाम आता है। सेकंड पोजीशन पे दिनेश कार्तिक और कामरान अकमल दोनों हैं, जिन्होंने 274 विकेट्स ईच लिए हुए हैं, ठीक। चलिए अगले स्पोर्ट पे बढ़े। अब हम आते हैं भाई, जो पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं उसके अंदर वेट लिफ्टिंग में
क्वालिफाई करने वाली इस बार एकमात्र खिलाड़ी इंडिया से कौन बन जाती है? मीराबाई चानू बन जाती है। यानी कि हमारे ओलंपिक्स में मेडल की दावेदार वेट लिफ्टिंग विमेन के अंदर सिर्फ मीराबाई चानू है। सारी होप्स उन्हीं से टिकी हुई हैं। मीराबाई चानू बिकम्स द ओनली इंडियन वेट लिफ्टर टू क्वालिफाई फॉर पेरिस ओलंपिक्स। और क्वालिफाइंग इवेंट जो था दैट वाज IWF वर्ल्ड कप। इसके अंदर अगर आपने अच्छा स्कोर लिया होता तो आप क्वालिफाई करते, तो इन्होंने अच्छा स्कोर ले लिया है। और ये थर्ड आई हैं ग्रुप बी विमेन 49 kg कैटेगरी के अंदर IWF वर्ल्ड कप, जो कि फुकेत थाईलैंड के अंदर हो रहा था। सो मीराबाई चानू ओनली क्वालिफायर इन वेट लिफ्टिंग विमेन फ्रॉम इंडिया। और अदरवाइज ये टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर सिल्वर मेडल भी लेकर के आई थी। तो देखते हैं इस बार पेरिस ओलंपिक्स में हमारे लिए वेट लिफ्टिंग विमेन में मेडल आता है या नहीं आता। कौन है ये? बिलियर्ड्स की दुनिया में इंडिया से छाए हुए राजा हैं, किंग ऑफ बिलियर्ड्स फ्रॉम इंडिया। सो पंकज आडवाणी, he has claimed CCI बिलियर्ड्स क्लासिक टाइटल, he has defended his title rather। इन्होंने पिछली बार भी ये टाइटल जीता था, 3 बार ऑलरेडी जीत चुके हैं, चौथी बार इन्होंने अपना टाइटल जीता है। सो CCI बिलियर्ड्स क्लासिक टाइटल अगेन किसने जीत लिया है? पंकज आडवाणी ने जीत लिया है। हराया किसको है? इंग्लैंड के डेविड कॉजियर को हराया है। मुंबई के अंदर ये इवेंट हुआ और 4th सक्सेसिव ट्रायम्फ इस वेन्यू पे इनका रहा पंकज आडवाणी का। तो सीधा सीधा वन लाइनर न्यूज़ की तरह आप इसको ध्यान रखेंगे। Now who is this fellow? He is an ace टेनिस प्लेयर फ्रॉम इंडिया। क्या नाम है इनका? सुमित नागल। तो अगर कभी पूछ लिया जाए सुमित नागल कौन से स्पोर्ट से जुड़े हैं, बिल्कुल बच्चों वाले अगर क्वेश्चन पूछना चाहे एग्जामिनर तो पूछ सकता है। पता होना चाहिए सुमित नागल टेनिस की दुनिया से जुड़े हुए हैं और इंडिया के एस टेनिस प्लेयर हैं, यानी टॉप टेनिस प्लेयर्स में आते हैं। अब इनकी जो ATP सिंगल चार्ट में रैंकिंग होती है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल है ATP, जो टेनिस के अलग अलग टूर्स करवाते हैं, इंटरनेशनल मैचेस करवाते हैं, उनमें इनकी रैंकिंग अभी लास्ट मंथ 97 थी, अब बढ़ के 95 हो चुकी है। सो 95 बेस्ट करियर रैंकिंग सुमित नागल को अभी तक अचीव हुई है। अभी रिसेंटली इन्होंने चेन्नई ओपन जीता था, जो कि ATP चैलेंजर इवेंट था। उससे पहले जनवरी में हमने पढ़ा था कि पहले इंडियन बन गए थे जिन्होंने सीडेड प्लेयर को ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेन ड्रॉज में हराया था, अलेक्जेंडर ब्यूब्लिक ऑफ कजाकिस्तान। सीडेड प्लेयर मतलब अच्छी रैंकिंग में जिनको हम काउंट करते हैं, तो अलेक्जेंडर ब्यूब्लिक को हराने वाले, यानी कि टॉप सीडेड प्लेयर्स को हराने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? सुमित नागल बने थे। फिर इन्होंने चेन्नई ओपन जीता। अब इनकी जो रैंकिंग है ATP सिंगल्स में वो 95 तक पहुंच गई, करियर बेस्ट है इनका अभी तक। चलिए, तो स्पोर्ट की दुनिया से अब हम चलते हैं थोड़े मेजर पोर्ट्स की तरफ, राइट? नेशनल न्यूज़। सो क्या खबर आ रही है जी? पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, जो पारादीप पोर्ट जिसे हम बोलते हैं, सो पारादीप पोर्ट बन गया है नंबर 1 मेजर पोर्ट, नंबर 1 मेजर पोर्ट बाय क्लॉकिंग 145.38 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो थ्रूपुट इन फाइनेंशियल ईयर 23-24। 23-24 में सबसे ज़्यादा कार्गो कौन से मेजर पोर्ट ने हैंडल किए हैं? पारादीप पोर्ट ने हैंडल किए हैं। ये है न्यूज़। और काफ़ी सालों बाद, जब से ये ऑपरेशनल है ये पोर्ट, तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि दीनदयाल पोर्ट को पीछे छोड़ दिया है अमाउंट ऑफ कार्गो हैंडलिंग के अंदर। अभी तक दीनदयाल पोर्ट जो है कांडला का, वो सबसे ज़्यादा कार्गोज हैंडल करने के लिए जाना जाता था। पारादीप पोर्ट ने उसको पीछे छोड़ दिया है, तो ये मेजर न्यूज़ है। और यस, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि कौन सा पोर्ट टॉप पे है कार्गो हैंडलिंग में, शिप्स के आने जाने में। सो यू मस्ट नो ऑल दिस। सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, सबसे बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा है, कार्गो हैंडलिंग में सबसे बड़ा पोर्ट मतलब सबसे टॉप पे पोर्ट कौन सा है। सो ये सारे सुपरलेटिव्स पता होने चाहिए और ये सब करंट अफेयर से निकलेंगे। सो पारादीप पोर्ट हैज अचीव्ड हाईएस्ट एवर कोस्टल शिपिंग ट्रैफिक इन फाइनेंशियल ईयर 23-24। कोस्टल शिपिंग ट्रैफिक, शिप्स काफ़ी ज़्यादा आई गई, उसकी वजह से कार्गो काफ़ी ज़्यादा आया गया, एंड इट हैज़ रीच्ड रीसेंट रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट 145.38 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो थ्रूपुट रहा इसका 23-24 में। पारादीप पोर्ट ने फर्स्ट टाइम 56 ईयर्स में दीनदयाल पोर्ट, जो कि कांडला का है, उसको पीछे छोड़ा है। नाउ अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो जो ट्रैफिक है यहाँ पे, शिपिंग ट्रैफिक, वो भी काफ़ी बढ़ा है पारादीप पोर्ट पे, 7.4% से इजाफा हुआ है। एट द सेम टाइम हाईएस्ट एवर कोस्टल शिपिंग ट्रैफिक भी पारादीप पोर्ट ने रजिस्टर किया है। सो इन टर्म्स ऑफ शिपिंग ट्रैफिक, इन टर्म्स ऑफ कार्गो हैंडलिंग, पारादीप पोर्ट हैज़ बिकम टॉप नॉच। अभी तक का हाईएस्ट एवर इनका रहा है ये रिजल्ट। अब यहीं पे
बिल्कुल बात करनी पड़ेगी कि कितने मेजर पोर्ट्स हैं। ये स्टैटिक के एंगल से मैं बता रही हूँ। आई थिंक हमने जनवरी या फरवरी में भी ये पॉइंट कवर किया था। स्टिल बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो आज भी कंफ्यूज होंगे कि कितने मेजर पोर्ट हैं। कल मंथली सीए में भी मैंने एक क्वेश्चन किया था और वही कंफ्यूजिंग से आंसर आ रहे थे। कुछ 12 लिख रहे हैं जिन्होंने पढ़ लिया होगा हमारे साथ, कुछ 13 लिख रहे हैं, कुछ 14 भी लिख रहे हैं। कितने मेजर पोर्ट हैं भाई? 12 मेजर पोर्ट्स हैं। 6 ईस्टर्न कोस्ट पे, 6 वेस्टर्न कोस्ट पे। ये वेस्टर्न कोस्ट, ये ईस्टर्न कोस्ट। 12 मेजर पोर्ट है। मेजर पोर्ट की डेफिनेशन क्या है? वो सीधे सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, ठीक है, और वो प्राइवेट पोर्ट नहीं हो सकते, राइट। तो देख लीजिए कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें ईस्टर्न कोस्ट की, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रिवराइन पोर्ट है, नदी के ऊपर बना हुआ, वेस्ट बंगाल में, राइट। देन ओडिशा पारादीप पोर्ट जो अभी हम देख ही रहे थे। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट है। ये नेचुरल वगैरह क्या है कि मैन मेड नहीं है, आर्टिफिशियल यानी इंसानों ने बनाए हैं। एयरपोर्ट नेचुरल यानी पहले से, रिवराइन यानी नदी के ऊपर बने हुए हैं। तमिलनाडु के अंदर आपको 3 देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? कामराझाड़, चेन्नई एंड वीओ चिदम्बरम, ठीक है। तो ये टोटल कोलकाता पोर्ट बोलिए या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट बोलिए, एक ही है। तो ये 6 पोर्ट हो जाते हैं आपके ईस्टर्न कोस्ट पे। वेस्टर्न कोस्ट पे चलें, देखिए ये वेस्टर्न कोस्ट पे देखिएगा, कांडला पोर्ट जो हम बोल रहे थे, दीनदयाल पोर्ट जिसको बोलते हैं, वो गुजरात के अंदर है। अभी तक सबसे ज़्यादा कार्गो हैंडल करता था, पारादीप ने पीछे छोड़ दिया है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे तो 2 आपको देखने को मिलेंगे, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, जिसको मार्मगांव पोर्ट ट्रस्ट भी बोलते हैं। नहीं, मार्मगांव गोवा वाला है, सॉरी, JNPT, राइट। तो ये 2 हो गए। गोवा की हम बात करें तो मार्मगांव है। कर्नाटका की बात करें न्यू मैंगलोर पोर्ट, और केरला की बात करें तो कोची। ये 6 ईस्ट के हैं, 6 हमने वेस्ट के देख लिए। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे मैम ये जो वाधवान पोर्ट है वो आपने नहीं इंक्लूड किया। वाधवान पोर्ट इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वाधवान पोर्ट जब बनेगा तो सबसे बड़ा पोर्ट, मेजर पोर्ट बनेगा, लेकिन अभी बना ही नहीं है, ठीक है। तो जब तक बनता नहीं है मेजर पोर्ट में काउंट ही नहीं कर सकते। अपकमिंग है, फ्यूचरिस्टिक है और अभी काफ़ी साल लगेंगे। महाराष्ट्र के अंदर आएगा ये मेजर पोर्ट बन के, पर अभी नहीं है, ठीक है। और अडानी का जो पोर्ट है वो प्राइवेट पोर्ट है जी, तो आप उसको ऐड कर ही नहीं सकते हो मेजर पोर्ट में, ठीक है। तो 12 मेजर पोर्ट्स हैं। चलिए अगली न्यूज़ पे चलें। चलो यही मुझे बता दो, अभी एग्जिस्टिंग सबसे बड़ा मेजर पोर्ट, लार्जेस्ट मेजर पोर्ट कौन सा है इंडिया का, वो आप मुझे लिख करके बताओगे। चलो अगली खबर आ रही है। REC wins Scotch ESG Award 2024 in Renewable Energy Financing Category। REC जिसको फॉर्मली हम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड कहा करते थे, अब REC कहते हैं। महारत्न कंपनी है ये, ठीक है, और इसने जीता है स्कॉच ESG अवार्ड। स्कॉच ESG अवार्ड ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को रिकग्नाइज या अवार्ड करता है जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है एनवायरनमेंट, सोसाइटी, गवर्नेंस के क्षेत्र में कुछ, ठीक है। और इनको ये अवार्ड मिला है रीन्यूएबल एनर्जी की फाइनेंसिंग करने के लिए। तो जो REC है, लाइक आई वाज टेलिंग यू, महारत्न कंपनी है, गवर्नमेंट के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में। साथ ही साथ RBI में ये रजिस्टर्ड है एज NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी। तो ये लोन्स प्रोवाइड करती है, फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है, फंडिंग प्रोवाइड करती है कुछ प्रोजेक्ट्स को जो कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स होते हैं यूजुअली। पावर के केस में, नॉन पावर सेक्टर दोनों में देती है, लेकिन इनके मेजर जो प्रोजेक्ट्स जिनको ये फंडिंग देते हैं वो किस तरीके के होते हैं? रीन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं, और उसी के चलते इनको स्कॉच ESG अवार्ड मिला है रीन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग के लिए। क्लियर हो गई बात? सिंपल सी बात ही, REC को मिला है स्कॉच ESG अवार्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी अवार्ड कैटेगरी है विनीत जैन। विनीत जैन हैज बीन ऑनर्ड विद ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023। हु इज विनीत जैन? विनीत जैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं द टाइम्स ग्रुप के। द टाइम्स ग्रुप के अंडर में काफ़ी सारे मीडिया रिलेटेड पब्लिकेशन और मीडिया हाउस है ये पूरा। तो द टाइम्स ग्रुप के विनीत जैन जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनको मिला है एक अवार्ड, और अवार्ड का क्या नाम है? ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दैट इज एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड, ENBA। बस इन्होंने जो इमेजरेबल कंट्रीब्यूशन किया है इंडियन टेलीविजन न्यूज़ लैंडस्केप में, उसके चलते ये अवार्ड इनको दिया गया है। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ध्यान रखिएगा, कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दे आर डिफरेंट। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने अपॉइंट किया है जूडिथ सुमिनवा तुलुका, जूडिथ सुमिनवा तुलुका को एज प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कौन बनी है? तुलुका जी बनी है,
तो लुक्का छुपी हो रही थी, अभी तक कोई फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनने को रेडी नहीं थी, ऐसे याद करवा रही हूँ। तो इनको अब फाइनली प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और ऐसे टाइम पे बनाया जहाँ पे कॉन्गो में बहुत अनरेस्ट चल रही है अभी, ठीक है। सो इस अफ्रीकन नेशन की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन के तुलुका सामने आई हैं, सीधा सीधा याद रखना है। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दिस इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और इसके पास में ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, दिस इज रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, ये क्लियर हुआ। सो जूडिथ सुमिनवा तुलुका अपॉइंटेड फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कैपिटल क्या है इसकी? किनशासा कॉन्गोलीज फ्रैंक करेंसी है। और प्रेसिडेंट जिन्होंने अपॉइंट किया प्राइम मिनिस्टर को, फेलिक्स शीसेकेडी इज द प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। DRC लिखते हैं नॉर्मली हम इसको, है ना। चलिए, सो तुलुका जी याद रखिएगा। अगली खबर हम देख लेते हैं थोड़ी स्पेस से रिलेटेड, यानी साइंस टेक के अंदर। अ टीम लेड बाय PRL अहमदाबाद। PRL अहमदाबाद इज फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद, गुजरात। टीम लेड बाय PRL अहमदाबाद फाइंड्स ओजोन ऑन जुपिटर्स मून कैलिस्टो। जुपिटर के जो 95 मून हैं उनमें से एक मून है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मून है कैलिस्टो। सेकेंड लार्जेस्ट है जुपिटर का मून कैलिस्टो। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? लिखो जल्दी लिखो, पढ़ाऊंगी मैं पर अभी लिख दो, यहाँ नहीं लिखा हुआ है ना। सो जुपिटर का सेकेंड लार्जेस्ट मून जो कैलिस्टो है, वहाँ पे हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च कर रहे थे, उसके बारे में सारी रिसर्च चल रही थी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी से, और उस पूरी टीम को लीड कर रहे थे R रामचंद्रन जी। एंड दे हैव डिस्कवर्ड स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि जुपिटर के कैलिस्टो पे ओजोन हो सकती है। ये एक इंफॉर्मेशन बस निकल के आई है जो आपको ध्यान रखनी है। तो न्यूज़ तो इतनी सी थी। अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट्स। जुपिटर हैज़ 95 मून्स। नेचुरल सैटेलाइट जो जुपिटर की है कितनी है? 95 है, नासा का जो डेटा है उसके हिसाब से। आप मुझे बताइए कौन सा प्लैनेट है, क्या वो जुपिटर है या कोई और है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स हैं, और कितने हैं? राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। सो जो प्लैनेट जुपिटर है, इट हैज़ 4 लार्जेस्ट मून्स। उसके जो सबसे बड़े 4 मून्स हैं जिनको गैलीलियन सैटेलाइट्स कहा जाता है, गैलीलियो गैलीली के नाम के ऊपर, जिन्होंने उनको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। वो 4 मून्स कौन से हैं? लो, यूरोपा, गैनीमीड एंड कैलिस्टो। सो गैनीमीड सबसे बड़ा है, सेकेंड नंबर पे कैलिस्टो आता है। और अगर हम पूरे सोलर सिस्टम की बात करें तो गैनीमीड सबसे बड़ा मून पूरे हमारे सोलर सिस्टम का भी है, राइट। सेकेंड नंबर पे आता है टाइटन। टाइटन कौन से प्लैनेट का मून है? ये भी लिखेंगे आप। और थर्ड नंबर पे आता है कैलिस्टो, और इसी कैलिस्टो के ऊपर ओजोन के पाए जाने के बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिले हैं। चलिए अब हम चलते हैं कुछ ओबिचुअरीज की तरफ, सैड डिमाइस की तरफ। तो 3 ओबिचुअरीज हमको देखनी है। वर्ल्ड वॉर 2 के वेटरन सूबेदार थानसिया जी, इनका निधन हो चुका है। 102 ईयर्स के ये वेटरन थे और वर्ल्ड वॉर 2 में इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। मिजोरम से ये बिलोंग करते हैं और आर्मी के असम रेजिमेंट का एक बहुत अहम हिस्सा थे। बैटल ऑफ कोहिमा जो हुई थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था एंड ही पार्टिसिपेटेड वेरी वेल। इन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से दिया। सूबेदार थानसिया, वर्ल्ड वॉर 2 वेटरन फ्रॉम मिजोरम, असम रेजिमेंट को रिप्रेजेंट किया। देन दिस I mean, I don't know, there's some charisma about this photo. Sport person तो हैं, लेकिन still I found this picture very charismatic. So former Asiad star, यानी कि एशियन गेम्स में खेलने वाली फॉर्मर एशियन स्टार डियाना साइम तिवारी या सिमे तिवारी। सो डियाना तिवारी, इनका निधन हो चुका है और दुबई के अंदर इनकी डेथ हुई एंड शी वाज ऑफ कोर्स वेरी सीनियर नाउ। ये बहुत पुरानी पिक्चर है। तो इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 1962 एशियन गेम्स में जकार्ता के अंदर एंड ऑल्सो शी वाज द टॉर्च बेयरर अलॉन्ग साइड द हॉकी आइकन बलबीर सिंह सीनियर। कल हमने अवार्ड्स देखे थे ना, हॉकी इंडिया ने अवार्ड्स दिए हैं और जो प्लेयर ऑफ द ईयर है उनका नाम बलबीर सिंह सीनियर जी के नाम पे ही उन अवार्ड्स का नाम पड़ा है। तो बलबीर सिंह सीनियर जी के साथ में जो टॉर्च बेयरिंग की थी वो भी डियाना तिवारी जी ने की थी 1982 एशियन गेम्स में। और अब शी इज नो मोर, राइट। एथलीट थी ये। देन लेजेंडरी क्रिकेटर रवि अचान, इनका भी निधन हो चुका है। केरला के कैप्टन रह चुके हैं क्रिकेट टीम के ये, और पहले केरला क्रिकेटर थे जिन्होंने डबल
रजिस्टर किए, 2 कीर्तिमान अपने नाम पे लिए, 1000 रन एंड 100 विकेट्स। सो 1000 रन एंड 100 विकेट्स लेने वाले पहले केरला क्रिकेटर भी कौन बने थे? रवि अचांजी बने थे। ये तीनों जो सैड डिमाइस हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत क्रिटिकल इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है, लेकिन हाँ थोड़ा नज़र डालने जैसे हैं। प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो नहीं कही जा सकती इनके एग्जाम में आने की, ठीक है, बट सुपर क्रिटिकल भी हम इसको नहीं कह सकते हैं, पर छोड़ना मत, ठीक है, एक बार के लिए हम इसलिए डेली सीए में कवर कर रहे हैं। तो जी आज न्यूज़ इतनी ही थी, शॉर्ट सेशन ही है बिल्कुल। अब हम रिवीजन क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे और उससे पहले जल्दी से पीडीएफ की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, मंथली सीए के भी, डेली सीए की भी, एक्सेट्रा। सो जो आपने आज पूरा पढ़ा है, इस डेली करंट अफेयर का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? देखिए, अगर आप लाइव चैट में हैं तो वहाँ पे एक लिंक पिन किया हुआ है पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, हिंदी का अलग और इंग्लिश का अलग। नहीं तो आप परचम ऐप में जाइए, स्टोर में जाइए, फ्री मटेरियल सेक्शन में, वहाँ भी डेली अपलोड किया जाता है। अगर आपको मंथली मैगजीन चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव, या फिर आपको सवाल ई बुक चाहिए हर महीने की, तो आपको जाना पड़ेगा parchamclasses.in पे। मार्च महीने की अभी नहीं आई है बिकॉज डेट फिक्स है। मार्च की जो सीए मैगजीन है आपको 7 अप्रैल तक अवेलेबल होगी वेबसाइट पे, और जो सवाल ई बुक है एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन वो आपको 10 तारीख तक अवेलेबल करवाई जाएगी। जो मंथली मैगजीन है ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलती है, जो सवाल ई बुक है सिर्फ इंग्लिश में मिलती है। जो भी कुछ बाय करें प्लीज़ डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट क्वेरी कंसर्न है तो पूछ के लीजिएगा। और जिनके पास में सीए सब्सक्रिप्शन है, पीडीएफ बैंक है, तो जैसे जैसे आप मंथली करंट अफेयर्स पढ़ते जाओगे प्लेटफॉर्म पे, आपके सब्सक्रिप्शंस में ऐड होते जाएंगे। जो बच्चे पीडीएफ से बार बार लेकर के पढ़ते हैं, आई वुड रेकमेंड आप ये सीए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आपको इकोनॉमिक भी पड़ता है, कन्वीनियंट भी पड़ता है, बार बार पीडीएफ बाय नहीं करनी पड़ती है, ठीक है जी। पीडीएफ बैंक में आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो उनके पीडीएफ भी आ जाते हैं। ये दोनों आप कहाँ से चेकआउट कर सकते हो? परचम ऐप से कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग कंटेंट, वैलिडिटी, प्राइस, डिस्काउंट, तो आप ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं, व्हाट्सएप या कॉल करो। पीडीएफ लिया है, मिल नहीं रहा, ऐसा कोई समस्या आ रही है तो मेल करिए parchamclasses06@gmail.com पे अलॉन्ग विथ योर पेमेंट रिसीट। जो भी 10, 15, 20, 40 रुपये का आपका पेमेंट है उसकी रिसीट भेजिए। और अदरवाइज आप परचम ऐप पे भी चैट कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए बढ़े हम हमारे पहले रिविजन क्वेश्चन की तरफ। Which moon of Jupiter was the subject of study where ozone is discovered? So कौन सा मून है जिसकी स्टडी चल रही थी और उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले हैं ओजोन पाए जाने के? सो जुपिटर का वो कौन सा मून है? कौन सा है जी? कैलिस्टो। सी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। Which organization was honored with Scotch ESG Award 2024 in Renewable Energy Financing category? Scotch ESG Award 2024 से किस ऑर्गेनाइजेशन को सम्मानित किया गया है? आंसर क्या होगा? REC लिमिटेड। सो REC लिमिटेड जिसका पहले नाम था रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अब REC ही बोलते हैं। NTPC को भी पहले नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन बोला जाता था, अब NTPC ही कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन, विच पोर्ट emerged as the highest cargo handling major port of India in financial year 23-24? 23-24 में मेजर कार्गो हैंडल करने वाला प्रमुख बंदरगाह बनके कौन सा पोर्ट उभरा है? आंसर क्या होगा? पारादीप पोर्ट। कहाँ है जी? कहाँ है पारादीप पोर्ट? ओडिशा के अंदर, ठीक है। हु इज द ओनली इंडियन वेट लिफ्टर टू क्वालिफाई फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024? पेरिस ओलंपिक्स 2024 में क्वालिफाई करने वाली अकेली वेट लिफ्टर कौन है? मीराबाई चानू। ओके, एंड देन हाँ, आज प्रीवियस डे के क्वेश्चन मैंने नहीं डाले हैं। आई एम अ काइंड ऑफ अ लिटिल एग्जॉस्टेड टुडे बिकॉज कल भी 2 सेशंस हो गए और दूसरा सेशन मंथली वाला बहुत एनर्जी और टाइम टेकिंग होता है कंपाइल करने में भी। सो आज आई wanted to keep it a little light। न्यूज़ भी कम थी तो मैंने सोचा आज रहने देते हैं। वैसे भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं आ रही है कुछ दिनों से, तो कल हम इकट्ठे रिविजन ले लेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे है, आंसर कीजिएगा। हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट विकेट कीपर टू कंप्लीट 300 डिसमिसल्स इन T20 क्रिकेट? बहुत आसान सवाल है कि पहले विकेट कीपर जो कि T20 में 300 विकेट ले चुके हैं उनका क्या नाम है? ठीक है, तो हो गया आज का सेशन खत्म। जाते जाते इतना सारा कुछ बोर्ड पे लिख दिया है, मैंने नहीं लिखा है, किसी ने लिखा है, पर अच्छा कोट है, हम वो देखेंगे। चैंपियन माइंडसेट क्या होता है? व्हाट मेक्स अ रेगुलर पर्सन डिफरेंट, व्हाट मेक्स अ चैंपियन डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर पर्सन? तो उनमें से वन ऑफ द ट्रेट ये है, आई हैव नेवर मेट अ चैंपियन हु अराइव्ड एट प्रैक्टिस ऑन टाइम एंड लेफ्ट व्हेन द कोच कॉल्ड टाइम। ठीक है, तो एक व्यक्ति हैं जो ये कह रहे हैं कि मैंने आज तक
ऐसे किसी चैंपियन से मैं नहीं मिला हूँ जो कि अगर 10 बजे से प्रैक्टिस चालू हो रही है वो 10 बजे ही पहुंचे और जैसे ही कोच ने कहा कि चलिए प्रैक्टिस खत्म 4 बजे 5 बजे वो प्रैक्टिस खत्म बोलते ही चले गए। ऐसे किसी चैंपियन से आज तक नहीं मिले हैं। चैंपियंस टेक इट अपॉन देमसेल्व्स टू डू मोर देन व्हाट्स रिक्वायर्ड। जितना ज़रूरी है सिर्फ उतने तक करके रह जाओगे तो चैंपियन कैटेगरी में पहुंचने के चांसेस बहुत कम है। लक चांस हो जाए अलग बात है, वरना चांसेस बहुत कम है। इट्स द की रीजन व्हाई दे आर चैंपियंस एंड आई लव दिस कोट एंड आई लिव बाय दिस कोट। मैं यहाँ परचम में भी सबको ये चीज़ बोलती हूँ कि ड्यूटी की तरह नहीं होनी चाहिए। आप स्टूडेंट्स को भी मैं बोलती हूँ, जब मैं पढ़ाती थी अदरवाइज भी एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड ऑल, तभी मैं बोलती थी कि पढ़ाई सिर्फ रिक्वायरमेंट जितनी नहीं होनी चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि बेयर मिनिमम बेसिक मिनिमम कर दो कि काम चल जाए। काम चल जाए वाले एटीट्यूड से अगर आप काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, खेलेंगे, इंजॉय करेंगे तो कभी भी उस लेवल ऑफ एक्सेलेंस तक नहीं पहुँच पाएंगे। सो लेवल ऑफ एक्सेलेंस चाहिए तो वो लेवल ऑफ एक्सेलेंस डालनी पड़ेगी। जहाँ सब जने खाना पूर्ति कर रहे हैं, अगर आप भी खाना पूर्ति करेंगे कि ठीक है ना, एवरीबडी इज गोइंग बाय दैट स्टैंडर्ड, तो काम नहीं चलेगा। जहाँ फॉर एग्जाम्पल सब बच्चे बोलते हैं मैम, सब बच्चे नहीं बोलते, काफ़ी सारे बच्चों का एटीट्यूड होगा कि बस थोड़ा सा पढ़ा दो, ऊपर का पढ़ा दो, 2-3 नंबर निकल जाएं इस सेक्शन के, तो फिर आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते मेरे ओपिनियन में कि आप उस बेंचमार्क तक पहुंच पाएंगे। एग्जाम भले से एक बार को क्लियर हो जाए, आपको वर्क भी करना है, उस वर्क में एक्सेल भी करना है, वहाँ प्रमोशंस भी लेने हैं, फ्यूचर में भी कई सारे स्ट्रगल्स आएंगे जो आपको फेस करने हैं। सो ट्राई एंड बी चैम्पियन ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग। घर की झाड़ू भी लगा रहे हो ना तो ऐसी लगानी चाहिए कि वहाँ भी एक्सेलेंस दिखे, बिकॉज एक्सेलेंस ऐसा नहीं है एक ही फील्ड में रहेगा, वो एक फील्ड से 10 फील्ड में ट्रैवल करता है। आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर वर्क, स्टडी, व्हाटएवर, वो सिर्फ उतने से दायरे में लिमिटेड नहीं रहता, वो आपके हर स्फेयर में दिखेगा। सो ट्राई टू अचीव एक्सीलेंस एंड बी अ चैंपियन इन व्हाट एवर यू आर डूइंग। गॉट इट? ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। कल मिलेंगे और कल इंडिया श्रीलंका जो कच्छतीवू आइलैंड है उसको लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसको भी थोड़ा स्टडी करेंगे। अभी तक जो डेवलपमेंट होने थे हो गए हैं, तो दैट ऑल्सो विल डिस्कस, और बाकी रिविजन भी कर लेंगे। ठीक है? आई टेक लीव of you. Take good care. Bye bye.